आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कालाराम टेम्पल नोन फॉर टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर है कालाराम टेम्पल। अब ये कालाराम टेम्पल एक मूवमेंट था जहां पर ये एक्चुअली में भीमराव अंबेडकर के समय हुआ मूवमेंट है। ओके, कालाराम टेम्पल में एंट्री नहीं किया करने दिया जाता था जो शुद्रास होते थे उनको, तो उसी के रिगार्डिंग एक मूवमेंट था जो चला था। ओके, और क्योंकि भीमराव अंबेडकर मुंबई में रहते थे, महाराष्ट्र में रहने वाले थे, तो ये महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। ओके, तो देखिए, तो कालाराम टेम्पल इज लोकेटेड इन नासिक। ठीक है, तो कालाराम टेम्पल नासिक में सिचुएटेड है। टेम्पल इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फॉर द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए ये जाना जाता है। और ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट किनके थ्रू किया गया था? भीमराव अंबेडकर के थ्रू किया गया था। ओके, 1930s के अंदर में, विच एम्ड एट ग्रांटिंग दलित द राइट टू एंटर हिंदू टेम्पल एंड असर्ट सोशल इक्वालिटी। ओके, सोशल इक्वालिटी मिल सके और हिंदू टेम्पल्स में एंट्री करने दिया जाए, इसके रिगार्डिंग ये किया गया था। ओके, नेक्स्ट, मतागिनी हाजरा एंड लक्ष्मण नाइक, इन्होंने अपने जीवन का बलिदान किस सत्याग्रह को दिया था, किस मूवमेंट को दिया था? बरदौली सत्याग्रह में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, तो ये तो यहां से कट गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नहीं, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में भी नहीं, ये था क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने लाइफ को। राइट, देखिए, मातागिनी हाजरा वेस्ट बंगाल के रहने वाले, लक्ष्मण नायक उड़ीसा, दोनों ही बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किए क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 के समय। राइट, ये जो मूवमेंट था एक मास प्रोटेस्ट था जहां डिमांड किया जा रहा था कि ब्रिटिश रूल को खत्म किया जाए एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बोथ दीज लीडर्स वर मैट्रियार्ड, दोनों ही लीडर शहीद हुए while leading processions as a part of this struggle। ओके, स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हुए दोनों ही लीडर शहीद हुए थे। राइट, उसके बाद आता है बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ। इस बरदौली सत्याग्रह ये हुआ कहां था? बरदौली नाम की जगह पे ये हुआ था। राइट, इन बरदौली गुजरात अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ पटेल, ये हमने देख चुका है तो दोबारा रिपीट नहीं करता हूं मैं इसे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जरा देख लीजिए, 1920 से 22 के अंदर किया गया था। इसका बैकग्राउंड क्या था? इसको लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और ये हुआ था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के बाद। ओके, इसमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल को, लॉ कोर्ट्स को, फॉरेन गुड्स को, ओके, इन सभी को बॉयकॉट किया गया। साथ ही साथ जितना भी गवर्नमेंट टाइटल्स था, गवर्नमेंट पोस्ट था, उनको भी सरेंडर किया गया। मास पार्टिसिपेशन, ओके, इन्वॉल्व अर्बन मिडिल क्लासेस, इसमें अर्बन मिडिल क्लास, पीजेंट्स, स्टूडेंट्स, विमेन और अनप्रेसिडेंटेड स्केल में, ओके, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अर्बन मिडिल क्लास हो, पीजेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, विमेन हो, सब कोई इसमें इन्वॉल्व थे। जैसे कि महात्मा गांधी इसके साथ कोऑपरेटेड थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उनके द्वारा किया गया था, तो नॉर्मल सी बात है, नॉन वायलेंट अप्रोच रहेगा इसमें। और जब चोरी चौरा जगह पे जब बहुत बड़ा हिंसा हुई, तो फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ओके, और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये पहला मास मूवमेंट था गांधी जी के अंडर में। ओके, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट 1930 को स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने स्टार्ट किया, और ये स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च से। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया 8 अगस्त 1942 को, जैसे ही क्रिप्स मिशन के फेल होते ही क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। ओके,
इसका स्लोगन क्या था? डू और डाई, करो या मरो। बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था ये और डिमांड किया गया था इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, है ना, ब्रिटिशर्स जल्द से जल्द इंडिया से विड्रॉ कर जाए। लीडर्स जैसे कि गांधी, नेहरू, पटेल, ये सभी कोई, है ना, वर क्विकली अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया गया। बट द मूवमेंट स्प्रेड स्पॉन्टेनियस, पर पूरे देश में ये मूवमेंट फैल चुका था। इंक्लूडेड स्ट्राइक, डेमोस्ट्रेशन, शॉर्टेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पार्टिसिपेशन का बात किया जाए, स्टूडेंट्स, वर्कर, पीजेंट्स, वुमेन, वेरी वाइड वेस्ट, सभी को इसमें पार्टिसिपेटेड थे। रिप्रेशन, मूवमेंट वाज वायलेंटली रिप्रेस्ड, thousands killed और इंजर्ड, ओवर 60,000 अरेस्टेड, 60,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, हजारों लोग मारे गए। ओके, सिग्निफिकेंस, लास्ट मास मूवमेंट इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले यही सबसे बड़ा मास मूवमेंट था। डेमोस्ट्रेटेड दैट ब्रिटिश अथॉरिटी कुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन इंडियन सपोर्ट और कोऑपरेशन। इसमें दिखाया गया कि ब्रिटिश अथॉरिटी को अब इंडियन सपोर्ट का, कोऑपरेशन का कोई तरीके से अगर मैं देखा जाए, एक्चुअली यहाँ कुछ मिस्टेक है पॉइंट में। ओके, इसमें दिखाया गया कि इंडिया को नीड नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ओके, तो ब्रिटिशर्स देश छोड़ के चले जाए, ये इसका सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। कॉपेकी, कॉपेकी किस चीज से संबंध रखता था? ना, कॉपेकी एक्चुअली में कॉइन से संबंधित था। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके, इसे बहुत ही डिटेल में देखा जाएगा, समझिएगा। बोला जा रहा है इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? ओलिगोपॉली फॉर्म क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक फॉर्म क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी है, समझिए। अब ये आंसर वगैरह रहने दीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये ओलिगोपोली फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ओलिगोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें बहुत ही विच अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म डोमिनेट द इंडस्ट्री। ठीक है, बड़े बड़े फर्म्स तो है पर बहुत सारे फर्म्स नहीं है, कुछ ही गिने चुने फर्म्स है। ओके, ये जो फर्म्स है ये या तो आइडेंटिकल या तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आइडेंटिकल, ओके, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे चीज। ओके, एंड आर हाईली इंटरडिपेंडेंट इन ईच देयर डिसीजन मेकिंग। ये मान लीजिए ऐसा तीन एक ही जैसा फर्म है ना, तीनों आपस में डिपेंडेंट है। अब जरा एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, समझिए। ओलिगोपोली का जो फीचर है ना वो ये है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत कम होते हैं, बेचने वाले कम है, खरीदने वाले ज्यादा है। इस तरीके का कंसेप्ट है। ठीक है, तो कुछ ही फर्म्स है और हर फर्म्स सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होल्ड करता है। ओके, इनके पास एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। इंटरडिपेंडेंस, the decisions especially regarding price and output of one firm directly affect others. ओके, एक फर्म का डिसीजन दूसरे फर्म पे रहेगा। द डिसीजन स्पेशली रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट ऑफ वन फर्म डायरेक्टली अफेक्ट अदर। एक का आउटपुट दूसरे पे, सपोज करिए एक फर्म ने प्राइस इंक्रीज किया तो दूसरे को भी प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। एक ने प्राइस रिड्यूस किया तो दूसरे को भी प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। ये यहां बोला जा रहा है। अभी और समझेंगे तो और क्लैरिटी आएगा आपको, डोंट वरी। देखिए इसमें और क्या होता है, बैरियर टू एंट्री। डिफिकल्ट है कोई न्यू फर्म के लिए कि वो एंटर करे ड्यू टू हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहेगा, रहता है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई चाहिए और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे एंट्री में बैरियर है। एंट्री इस मतलब इस ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री करना उतना आसान नहीं है। एज अ कंज्यूमर नहीं, एज अ बाय, एज अ सेलर, एज अ सेलर अगर आपको एंट्री करना है इस ओलिगोपोली मार्केट में तो वो इतना आसान नहीं है। ओके, नॉन प्राइस कंपटीशन, फर्म्स ऑफन compete थ्रू एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रमोशन रेदर देन प्राइस कट। ओके, तो यहां पर जो फर्म्स है ना वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन कैसे करते हैं? प्राइस में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट इंक्रीज करेंगे, प्रमोशन को और बढ़ाएंगे। इस तरीके से यहां पर कंपटीशन होता है, राइट। जरा एग्जांपल को ध्यान से पढ़िए, मैं समझाता हूं। देखिए, तो
सपोज करिए कि इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, ये जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है ना, जो भी सिम, जिस कंपनी का भी आप डेटा यूज करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन और क्या है हमारे जियो, तो यही तीन है। इसके अलावा क्या आप कोई कंपनी का नाम सोच सकते हैं कि जो टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा काम करता हो या जो इंडिया में डोमिनेट करता हो टेलीकॉम सेक्टर में? इम्पॉसिबल, कोई कंपनी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये ओलिगोपोली मार्केट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेलीकॉम कंपनीज। ओके, देखिए, तो तीन ही लार्ज कंपनीज है, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन। ओके, एक्चुअली वोडाफोन और आइडिया तो दोनों साथ में मिक्स हो गया, इसे वीआई बोलते हैं इसको, तो वही है वोडाफोन आइडिया। ठीक है, समझिए, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द मार्केट, मोस्ट ऑफ द मार्केट को कंट्रोल करता है ये। जियो इंट्रोड्यूस अ न्यू चीपर डेटा प्लान, अगर जियो कोई नया डेटा प्लान इंट्रोड्यूस करता है, सस्ता डेटा प्लान, तो एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया विल लाइकली रिस्पॉन्ड क्विकली विथ सिमिलर प्लान। तो वैसे ही सिमिलर प्लान एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को भी लेकर आना पड़ेगा। ओके, और या तो अपना कस्टमर खो देगा। क्यों कोई कस्टमर जियो का सस्ता प्लान को छोड़कर एयरटेल के महंगे प्लान को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ओलिगोपॉली में म्यूचुअल डिपेंडेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब नेक्स्ट मार्केट को हम लोग देख लेते हैं। यह है मोनोपोलिस्टिक फर्म। मोनोपोलिस्टिक मार्केट ऐसा मार्केट है जो जिसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो मार्केट है ना, इसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं और ये सेलर्स ऑफरिंग प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर, सिमिलर प्रोडक्ट्स है बट नॉट आइडेंटिकल। ओके, प्रोडक्ट सिमिलर है पर आइडेंटिकल नहीं है, राइट? सिमिलर प्रोडक्ट है पर एकदम एक जैसा नहीं, डिट्टो नहीं होगा। हर फर्म के पास स्मॉल डिग्री ऑफ मार्केट पावर एंड द एबिलिटी टू सेट देयर ओन प्राइस, खुद का प्राइस सेट करना का एबिलिटी होता है इनके पास। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी सेलर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ फर्म कॉम्पीट फॉर द सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर, सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो सेलर्स भी बहुत है, बायर्स भी बहुत है इस कंपटीशन में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हर फर्म के पास थोड़ा बहुत तो प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आता ही है, चाहे उसका ब्रांड अलग है, फीचर्स अलग है, क्वालिटी अलग है। और कुछ कुछ प्राइस सेटिंग पावर होता है बिकॉज प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, क्योंकि प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन है तो इसका मतलब वो लोग प्राइस सेट करेंगे, राइट? दे हैव कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ देयर यूनिक प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स के यूनिकनेस को लेकर ये लोग प्राइस सेट भी करते हैं, राइट? फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री फ्री है और एग्जिट भी फ्री है, कोई भी इस तरीके के मार्केट में एंटर कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है, राइट? फर्म्स कैन इजिली एंटर और लीव द मार्केट कीपिंग प्रॉफिट नॉर्मल इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में एक नॉर्मल प्रॉफिट रखने के मकसद से यहां पर कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है, ठीक है? एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि एग्जांपल, जैसे टूथपेस्ट जो होती है ना इंडिया में, ये इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। तो टूथपेस्ट जो है, इनमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, डाबर, पतंजलि, हर में अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ होता है ना? और सारे टूथपेस्ट का मकसद तो एक ही है, बेसिक नीड्स, पर उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होता है, उनका प्राइजेस भी डिफरेंस होता है। ओके, और कस्टमर ग्रुप भी डिफरेंट है, जिनके दांतों में सेंसिटिविटी है वो सेंसोडाइन चूज करते हैं। ओके, तो अलग अलग रीजन से ये टूथपेस्ट यूज होता है लोगों के बीच, किन्हीं को दांत चमकाना है तो उनके लिए अलग टूथपेस्ट वो लोग यूज करते हैं, तो फिर डिफरेंशिएशन आता है। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक आपने देख लिया। अब आता है मोनोपोली। मोनोपोली फर्म मार्केट वो मार्केट है जहां पर सिंगल सेलर है जो पूरा गुड्स और सर्विस को कंट्रोल करता है। ओके, यहाँ पर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है कि अच्छा ये इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, है ही नहीं दूसरा कंपनी, ले लो किससे लेना है, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर सिंगल सेलर है, एक ही फर्म है जो पूरा मार्केट में सप्लाई करता है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है।
ओके, कंज्यूमर कैन नॉट इजिली स्विच टू अनदर प्रोडक्ट, स्विच कर ही नहीं सकते अनदर प्रोडक्ट में। एंट्री में बैरियर भी है क्योंकि लीगल रेस्ट्रिक्शन बहुत है, रिसोर्सेस के ऊपर में किसी एक फर्म का कंट्रोल है, तो एंटर करना मुश्किल है। प्राइस मेकर भी है, अब क्योंकि ये लोग प्राइस सेट कर रहे हैं तो प्राइस मेकर इनको बोला गया, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है इन दी लॉन्ग रन। ओके, एबनॉर्मल प्रॉफिट ये लोग अर्न करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। इनएफिशिएंसी, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड चार्ज हायर प्राइसेस कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, इनएफिशिएंसी आएगी क्योंकि हायर प्राइस चार्ज कर रहे पर उस तरह का क्वालिटी नहीं दे पाते, जाहिर सी बात है। जब तक लोगों को फुली सेटिस्फाई नहीं हो, सेटिस्फेक्शन के लिए प्राइस भी मैटर करता है, तो उस केस में फिर लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो यही होगा। एग्जाम्पल देखिए, इंडियन रेलवे, for long distance passenger train travel for many routes only Indian Railway operate the service with no private or alternative competitor, especially on a key trunk routes। इंडियन रेलवे या मोनोपोली का बहुत बड़ा एग्जांपल है। ओके, ट्रेन सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे ही कंट्रोल करती है, तो अब कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखिए, राइट। और लास्ट है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। ये वो फर्म है, मार्केट है जहां पर देखा जाए तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स हैं, एक जैसे ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सिंगल फर्म नहीं है जिसका पूरा मार्केट पे कंट्रोल हो, और मैनी सेलर एंड बायर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। हर प्रोडक्ट के बारे में पूरे मार्केट में सभी को इंफॉर्मेशन है, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, राइट। इस टेकर भी है, हर फर्म एक्सेप्ट करता है मार्केट प्राइस, कोई फर्म प्राइस सेट नहीं करता। और मैक्सिमम एफिशिएंसी, फर्म क्योंकि प्रोड्यूस करता है लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट लगाकर, तो रिसोर्सेस अच्छे से सोसाइटी के लिए यूज होती है, इसको बोलते हैं सोशली ऑप्टिमम आउटपुट। सिंपल एग्जांपल, एग्रीकल्चर मार्केट देखिए, चावल गेहूं को उगाया जाता है, किसान उगाते हैं उस, तो लार्ज नंबर ऑफ किसान है, फार्मर्स है, और बायर्स भी लार्ज नंबर है, तो एग्जांपल है ये। अब आइए जरा देखिए क्वेश्चन क्या था, अब आप समझ पाएंगे। देखिए, ओलिगोपोली फर्म क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है ना आपस में। मोनोपोलिस्टिक फर्म, पहले मोनोपोली देख लेते हैं। देखिए, मोनोपोलिस्टिक फर्म क्या, फर्म इज अ प्राइस सेटर, प्राइस सेट करती है फर्म, क्या बोला गया है, नॉट गेम मैच, ठीक है, हाँ एकदम, प्राइस सेट करती है मोनोपोलिस्टिक में, क्योंकि आपने पढ़ा था, अभी बताया था मैंने, राइट। टूथपेस्ट वाले एग्जांपल, मोनोपोली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट नहीं, एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट तो प्रोड्यूस नहीं करती। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म प्रोड्यूस सोशली ऑप्टिमम आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट ये प्रोड्यूस करती है, राइट। चलिए आइए, यूनियन बजट 2025 में सेक्टोरल कैप ऑफ एफडीआई 100% कर दिया गया 74% से, किस सेक्टर का, तो वह इंश्योरेंस सेक्टर का। समझिएगा ये क्या होता है, सेक्टोरल कैप ऑफ एफडीआई, एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। कोई बाहर की कंपनी अगर इंडिया किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे एफडीआई बोलते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर यूनियन बजट 2025 में एफडीआई को 100% तक कर दिया गया है। ओके, देखिए समझिए, तो 74% था, उससे 100% हो चुका है एफडीआई इंश्योरेंस के अंदर, और ये मूव अलाउ करता है कि फॉरेन ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी को ओन कर ले। ओके, पर जरा इसको इवेल्युएट करते हैं, एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का मतलब है इन्वेस्टमेंट करना, और कोई भी बिजनेस या इंडिविजुअल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करे तो वो होता है एफडीआई। ओके, एफडीआई में ओनरशिप या कंट्रोल किसके पास होता है, तो एफडीआई में फॉरेन कंपनी या इन्वेस्टर कंपनी का पूरा स्टेक, है ना, मान लीजिए ओनरशिप और कंट्रोल, तो एफडीआई के अंदर में कोई फॉरेन कंपनी है और वो किसी दूसरे कंपनी किसी दूसरे कंट्री में एक फर्म को एक्वायर कर लेगी, ओके, उसकी मालिक बन जाएगी। दे यूजुअली मींस बाइंग शेयर्स और सेटिंग ऑफ ऑपरेशंस सच एज फैक्ट्री, ऑफिस और सब्सिडियरी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई इज मोर देन जस्ट बाइंग स्टॉक। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक खरीदना है उस कंपनी का, नहीं, उस कंपनी का ऑपरेशंस को भी संभालना है, मैनेजमेंट भी करना है। सेक्टोरल कैप, गवर्नमेंट हर कंट्री के लिए, मतलब गवर्नमेंट सेट करती है कि किस सेक्टर में कितना परसेंटेज एफडीआई किया जा सकता है, तो
जैसा कि आपने देखा इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई कर दिया गया है। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, अगर टोयोटा टोयोटा जो है ना, जापान की कंपनी है, ये कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में बैठाती है, तो ये एफडीआई का एग्जांपल है। गूगल किसी इंडियन स्टार्टअप में जैसे वॉलमार्ट बाई कर लिया है ना, इंडियन रिटेल कंपनी का कोई शेयर, तो ये सब एग्जांपल होगा एफडीआई का। एफडीआई से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता है, कैपिटल आता है ना, कैपिटल आता है, और जिस कंट्री में वो एफडीआई आया है उस कंट्री को भी तो एक्सपर्टीज मिलता है उस फॉरेन कंपनी का, राइट। इससे जॉब भी तो बढ़ता है। हम्म क्योंकि अगर कोई न्यू कंपनी मेरे देश में स्टेब्लिश हो रही है, कोई फॉरेन कंपनी मेरे देश में एक एफडीआई लॉन्च कर रही है, तो उससे नौकरी किनको मिलेगा, मेरे देश वालों को ही मिलेगा, राइट। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, बिल्ड ग्लोबल लिंक। अगर अमेरिका का कोई कंपनी, अमेरिका की कोई फर्म इंडियन किसी फर्म में एफडीआई या इंडिया में एफडीआई क्रिएट करती है, तो इससे इंडिया यूएसए का रिलेशन भी डेवलप होता है, राइट। आइए, प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना, कि सामान का दाम नहीं कमाना है, ओके, प्राइस नहीं कम करना है, बट सामान का क्वांटिटी कम कर देना है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी ही कम कर देना है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। ओके, श्रिंकफ्लेशन का मतलब, जैसे आपने देखा होगा, ओके, लेज, चिप्स, इन सब के पैकेट में आज भी दाम 5 रुपए ही है, पर क्वांटिटी कम गया है ना, तो क्वांटिटी कमा देना पर प्राइस सेम रखना, इसी को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, राइट। देखिए श्रिंकफ्लेशन क्या है, एक प्रैक्टिस है जहां पर कंपनीज क्वांटिटी, प्रोडक्ट का क्वांटिटी को कम कर देती है, प्राइस को सेम रखकर, प्राइस को सेम रखती है बट प्रोडक्ट का क्वांटिटी को कम कर देती है। This is often done to cope with rising production cost without increasing the sticker price. So consumer end up paying the same amount for less. It is different from inflation. Inflation से ये different है, as here the price remains unchanged but the value या quantity received decrease. Example: if a chocolate bar used to weigh 100 gram but now weighs only 90 gram at the same price, that's a shrinkflation. Shrinkflation, okay. हिडन प्राइस इंक्रीज, हिडन प्राइस इंक्रीज मतलब प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ पर क्वांटिटी कम गया तो ऑटोमेटिकली एक तरह से प्राइस ही इंक्रीज हुआ ना। कॉमन इन पैकेज गुड्स, रीजन क्या है, वही बात है ना, ऑफन यूज ड्यूरिंग राइजिंग इनपुट कॉस्ट, जब इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है बट कंपनी को पता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देने से कस्टमर्स कम जाने वाले हैं, तो वो ये करते हैं, तो क्वांटिटी कम कर देते हैं। एग्जाम्पल: सपोज द बिस्किट पैकेज वॉज अर्लियर 100 ग्राम ऑफ 20, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉस्ट कंपनी डिसाइड टू रिड्यूस द पैकेट टू 90 ग्राम but keeps the prices ₹20. The consumer pay the same for less biscuit. A chocolate bar that was 50 gram becomes 45 gram, but the price remains unchanged. Reflation क्या होता है? Reflation भी एक इकोनॉमिक टर्म है, इसका मतलब होता है पॉलिसी और एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्पेशली आफ्टर पीरियड ऑफ स्लो डाउन और रिसेशन। ओके, रिफ्लेशन एक इकोनॉमिक टर्म है, एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी लॉन्च करती है। क्यों? क्योंकि एक स्लो डाउन चल रहा था इकोनॉमी में, एक रिसेशन चल रहा था, उसको टैकल करने के लिए जो एक्शन ली जाती है, जो पॉलिसी लाई जाती है, उस पॉलिसी को रिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। ओके, ये डिफ्लेशन को अपोज करती है। ओके, तो इसको आप देखिएगा, गोल क्या है, एग्जांपल समझ लीजिए। सपोज करिए इंडिया का इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया है, ओके, और प्राइस गिरने लगा चीजों का, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेके आएगी, टैक्स कम कर देगी, है ना, स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश करेगी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले, ओके, और इससे मनी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस होगा और फिर बिजनेस बढ़ेगा और दोबारा इकोनॉमी अपने ट्रैक पे आ जाएगी। डिसइंफ्लेशन क्या होता है, इसका मतलब है इन्फ्लेशन तो हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है बट स्लो रेट से बढ़ रही है, स्लो डाउन, महंगाई तो बढ़ रही है बट स्लो रेट से बढ़ रही है। ओके, आप इसे पढ़िएगा, मैं एग्जांपल समझा देता हूं। अगर इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 8% था लास्ट ईयर और वो इस बार 5% हो गया है, तब भी इन्फ्लेशन तो है ना, महंगाई तो बढ़ रहा है, बट हाँ उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। डिफ्लेशन का मतलब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइसेस बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस घटना, दोनों ही खराब है। ओके, चीजों का दाम अगर बहुत कम जाएगा तो लोग
और चीजों को नहीं खरीदेंगे खरीदेंगे इस उम्मीद में कि और कम ने दो तब खरीदूंगा, तो इससे भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर लास्ट ईयर लैपटॉप 40,000 का था और इस ईयर ये लैपटॉप 35,000 का है, तो इसको बोलते हैं कि प्राइस लेवल में गिरावट आई है। देखिए, तो इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में के बारे में एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट। इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। इंडिया का रैंक बढ़ा है ना। फंडिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज सोर्स प्राइमरली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंटिटी एंड इज सेक्टोरली कंसंट्रेटेड इन फार्मास्यूटिकल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलना चाहती है, देखिए जरा। इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, है ना, जो कि ये जो इंडेक्स वीआईपीओ निकालता है, ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है 2015 से 2024 में। ये स्टेटमेंट सही है ना। वीआईपीओ का अगर बात माना जाए और रिसेंट डेटा को चेक किया जाए तो इंडिया का रैंकिंग इंप्रूव तो हुआ है। इंडिया 2015 में 81 रैंक में था, आज 39 में 2024, और 2025 में 38 में। ओके, तो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में इंडिया का ग्रोथ तो दिखाई दिया है। ये इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि इंडिया इनोवेशन को प्रमोट कर रही है। ओके, इस कारण से तो स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा, फंडिंग करना रिसर्च और डेवलपमेंट में ये प्राइमरली प्राइवेट सेक्टर ज्यादा करती है। ओके, तो देखिए फॉल्स है। इंडिया में अधिकतर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंडिंग होता है ना, ये आज भी पब्लिक सेक्टर से आती है, ना कि प्राइवेट सेक्टर। ओके, ओनली 36% ऑफ टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर फंड करती है, बाकी 70% तो पब्लिक सेक्टर करती है। बट चाइना और यूएसए वगैरह में 70% इनोवेशन पे खर्चा प्राइवेट सेक्टर करती है। Although there is sectoral concentration in area like pharmaceutical and information technology, the part about private sector funding being the primary source, पर pharmaceuticals और information technology में प्राइवेट सेक्टर का अच्छा खासा रोल है। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 75 देखिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई स्टेटमेंट है कि इंस्टीट्यूट 1999 में गुवाहाटी में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन एम था ट्रेनिंग, रिसर्च और कंसल्टिंग एक्टिविटीज स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट में से देखा जाए तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको 1999 में गुवाहाटी में स्टैब्लिश किया गया। ओके, और ये बात गलत है, 1999 में नहीं, 1993 में से स्टैब्लिश किया गया। ओके, गुवाहाटी के अंदर में, और ये डेटा है। मेन एम जो इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिसर्च और कंसल्टिंग एक्टिविटीज देना स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज को, ये एकदम सही है। ओके, एमएसएमई के अंदर में आता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा रेवेन्यू कैपिटल वगैरह क्या होता है, फिर समझिए। ओके, आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार जो खर्च करती है ना, सरकार का जो खर्च है ना, सरकार का खर्च, सरकार किन चीजों में खर्च करती है। सरकार खर्च कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करने में। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी। सरकार ने कोई सरकार ने कोई रेलवे ट्रैक बिछा दी, तो वो क्या एसेट है देश के लिए। सरकार ने कोई बड़ी कंपनी को बाय कर लिया, देश के लिए एसेट है। प्रॉपर्टी जो बाद में आपको बेनिफिट दे। लायबिलिटी क्या होता है, जो आपके ऊपर एक बोझ बन जाए। सरकार ने किसी बैंक से अगर लोन ले लिया तो वो क्या है, सरकार के ऊपर एक बोझ बन गया, सरकार को वो अमाउंट लौटाना तो पड़ेगा ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट्स क्रिएट करना, ओके, जो कि लंबे समय तक इकोनॉमी को बेनिफिट दे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट का क्रिएशन होता है। ओके, फिजिकल असेट जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब बनता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ये मदद करता है इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, बूस्टिंग ग्रोथ, ग्रोथ को बूस्ट करना, इंप्लॉयमेंट जनरेट करना, ओके, नौकरी पैदा करना। ये वन टाइम कॉस्ट, एक बार खर्च होगा पर सालों साल के लिए उससे प्रॉफिट आने लगेगी। एग्जांपल देखिए, अगर सरकार 1,000 करोड़ रुपया लगाकर एक हाईवे बनाती है ना, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, न्यू रेलवे लाइन बनाना, मेट्रो प्रोजेक्ट, ब्रिज हो गया, ये सब जो भी इन्वेस्टमेंट है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। वहीं पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देना, पेंशन देना, लोगों को सब्सिडी देना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है।
ओके, जिससे लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ अभी पैसा जा रहा है आपके पास से। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक ऐसा खर्चा जो सरकार करती है डे टू डे फंक्शंस चलाने के लिए। इससे कोई एसेट वगैरह क्रिएट नहीं होता। ओके, जैसे इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, रिकरिंग नेचर का होता है, रेगुलर बेसिस में ये खर्चे आते हैं। ओके, लोगों को सैलरी देने, ये सब क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है इससे, वही बेनिफिट है ना कि 1 मंथ किसी को सैलरी मिल गया तो बेनिफिट है टेम्परेरी। गवर्नमेंट सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट करना, सब्सिडी देना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को मेंटेन करना, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही काउंट होती है। ओके, जैसे अगर गवर्नमेंट 5,000 करोड़ रुपया सैलरी देती है टीचर्स को, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट डज नॉट क्रिएट एनी न्यू स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कोई न्यू स्कूल या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करेगी आपके लिए। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एक इकोनॉमिक टर्म है ना, फॉर एनी इनकम रिसीव बाय गवर्नमेंट। रिसीव मतलब क्या होता है? कुछ रिसीव होना। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है कि सरकार को रिसीव हो रहा है, सरकार को इनकम रिसीव हो रहा है, बट इस इनकम से होगा क्या कि सरकार के ऊपर लायबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है, एक तरीके का बोझ सरकार के ऊपर क्रिएट हो रहा है, सरकार का एसेट्स भी रिड्यूस हो रहा है। देखिए क्या होता है इससे, इससे लायबिलिटी क्रिएट होता है और असेट रिड्यूस हो जाता है। सोचिए, लायबिलिटी क्रिएट होना, लायबिलिटी क्रिएट होने का मतलब क्या है? सरकार के सर पे बोझ बन रही है। ओके, असेट भी इससे क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। समझिए, कैपिटल रिसिप्ट या तो फ्यूचर लायबिलिटीज को बढ़ाती है, ओके, लाइक बोरोइंग। ठीक है, मान लीजिए कि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, तो कैपिटल रिसिप्ट है ये। ओके, क्योंकि सरकार को ये आगे चल के चुकाना पड़ेगा, लोन लिया है पर लोन को तो पे भी करना पड़ेगा ना, तो ये एक तरीके से लायबिलिटी है। और सरकार मान लीजिए कोई बहुत बड़े एसेट को बेच रही है, जैसे एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया, तो वो वन टाइम इनकम हुआ, बट इसके बाद उससे इनकम नहीं होने वाली, पर उस एयर इंडिया से जो इनकम होता था रेगुलर बेसिस पे, वो तो बंद हो गया जनरेट होना, राइट। नॉन रेकरिंग, एक बार ही होगा, बार बार नहीं होगा। नॉट फॉर रेगुलर ऑपरेशंस। सिंपल एग्जांपल, गवर्नमेंट बोरोइंग, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड इशू की है और लोन ले लिए, तो फिर ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है, बिकॉज इट हैज टू पेड बैक, फ्यूचर में तो पे बैक करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब सरकारी कंपनी को बेचा जाता है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। रिकवरी ऑफ लोन, जब भी स्टेट या पब्लिक रिपेयर लोन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी लोन लिया था, अब वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन पे कर रही है, तो अब वो एक ही टाइम आया ना सरकार के पास इनकम, तो वो यहां पर आता है कैपिटल रिसिप्ट में। अब आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। इसमें ना ही मेरे सर पे लायबिलिटी क्रिएट होता है, ना ही मेरा असेट घटता है, इनकम आते रहता है, और एवरीडे एक्सपेंसेस के लिए इनकम को यूज किया जाता है। इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई एसेट को बेचना नहीं पड़ रहा है, रिकरिंग नेचर का होता है, डेली बेसिस में मंथ टू मंथ रिसीव होता है। डे टू डे एक्सपेंसेस को इसी के थ्रू करते हैं, जैसे टैक्स इनकम, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इससे मिलने वाले जो पैसे हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, सरकार ने इंटरेस्ट मिला लोन का, ओके, और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के थ्रू जो प्रॉफिट हुआ, फीस, फाइन, लाइसेंस फी, ये सब आ जाता है। अब आइए समझिए क्या बोला गया है। पूरे यूनियन बजट में, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज इंक्रीज, है ना, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को जीडीपी के कंपैरिजन में इंक्रीज किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट्स तैयार करना, है ना, एक ऐसा खर्च जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू, है ना, टेम्परेरी चीजों पे खर्च करना। ओके, जैसे मैंने बताया था कि सरकार ने खर्च किया, है ना, पैसे खर्च किए, सरकार ने सैलरी दिया लोगों को, सरकार ने पेंशन दिया, तो ये सब क्या है? ये होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है 21-22 से, नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये रहा।
which one among the following statement about the district as export hub in India is not correct? तो district as export hub was launched in August 2019 को लॉन्च किया गया. एम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इज टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ द ओनली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट. बताइए सरकार क्यों करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट को ही में ही एक्सपोर्ट बूस्ट क्यों करेगी? तो ये लॉजिकली गलत है. इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिटेरिएटेड करता है रोल ऑफ डीएचई. देखेंगे इसको. डीईएच एम टू प्रमोट एक्सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट. लॉजिकली सही लग रहा है. तो देखिए करेक्ट आंसर, द एम ऑफ डीएचई टू बूस्ट एक्सपोर्ट सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट. तो यही अकेला गलत स्टेटमेंट है. पूछा था कि कौन सा सही नहीं है. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. सिर्फ वो सही नहीं है जो मैंने आपको बताया. नेक्स्ट, टीम टीम टेयर के लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ओके, टीम टीम टेयर क्या है ये देखिए. तो ये जो इनिशिएटिव है ना टीम टीम टेयर, ये डिजाइन टू इम्पार्ट एसेंशियल लाइफ स्किल देना है ना. असेंशियल लाइफ स्किल देना किनको? एडोलेसेंट स्टूडेंट्स को. ठीक है, जो अभी जस्ट एडोलेसेंट एज में आ रहे हैं है ना, तकरीबन 14 से 15 साल, उसी के बात हो रही है. उस स्टूडेंट्स को इस पॉलिसी के थ्रू उनके अंदर कुछ लाइफ स्किल, असेंशियल लाइफ स्किल प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, इंक्लूडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. उनको प्रोवाइड करना इमोशनल इंटेलिजेंस है ना. इमोशंस कहाँ, कैसे, किस चीजों पे रिएक्ट करना है. ओके, क्या होता है इमोशन. ओके, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है ना, क्या फ्रेंडशिप क्या होता है, एनिमी, ये सब जो है ना स्किल्स. ये डिसीजन मेकिंग प्रमोट करना, टाइम मैनेजमेंट सिखाना, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब करेक्ट है. इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑफिशियल सोर्स कंफर्म दैट टीटी इज नॉट फोकस ऑन टेक्निकल और वोकेशनल स्किल. ये कोई टेक्निकल या वोकेशनल स्किल को प्रमोट नहीं करता, ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के रिलेटेड है. राइट. तो वोकेशनल और टेक्निकल स्किल देना स्टूडेंट को, ये सही स्टेटमेंट नहीं है. तो यहां पर सिर्फ ये सही है, ये गलत है. तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही. आइए नेक्स्ट. एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 23-24 जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा एनओसो निकालती है, एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन डोमिनेट इन एम्प्लॉयमेंट विथ इट्स शेयर राइजिंग फ्रॉम अबाउट 44% in 2017 to 18 to about 46% in 23-24 हो जाएगा. ये बोला गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन डोमिनेंट इन एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर में नौकरी ज्यादातर रहेगी और शेयर 44 से बढ़कर 46 हो गया. ये फीमेल वर्कर्स का शेयर एग्रीकल्चर में इंक्रीज हुआ है, ये बोल रहा है. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है. 44% से 46% इंप्लॉयमेंट बढ़ा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और विमेंस का नंबर भी बढ़ा है, पर विमेंस का इनकम नहीं बढ़ा है, ध्यान रखिएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म मार्क अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन इंडिया इम्यूनाइजेशन एफर्ट बाय डिजिटाइजिंग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड फॉर प्रेग्नेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 16 ईयर्स. प्रेग्नेंट वीमेन और बच्चे जो 16 साल तक के हैं, उनके उनमें उनको जो वैक्सीन दिया गया है उसको डिजिटाइज कर दिया गया है, ताकि पता चले इंफॉर्मेशन कि वैक्सीन दिया गया है कि नहीं, कौन सा वैक्सीन दिया गया है, ट्रीटमेंट सही से हुआ या नहीं. तो ये काम किया गया है यू विन प्लेटफॉर्म के थ्रू. ठीक है, कौन सा लैंग्वेज है ना, अभी कंप्यूटर्स का क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए रैंड है ना. विच लैंग्वेज यूज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड नीडेड टू प्रोग्राम अ पर्टिकुलर प्रोसेसर और प्रोसेसर फैमिली, है ना. ये असेंबली लैंग्वेज होगा. फैक्चुअल क्वेश्चन है. व्हाट आर द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर पोर्ट? ओके, कनेक्ट क्लाइंट कंप्यूटर. ओके, तो देख लीजिए ऑप्शन 1 और 3 इसका सही है. ओके, मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ. 83. ओके, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, आप एक बार मिला लीजिएगा. ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, उस 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, तो आपको उतना स्ट्रेस नहीं देना है. मेन मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए. कंप्यूटर्स का मुश्किल से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी नहीं आता है, तो उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है आपको कि आप कंप्यूटर से पढ़ने बैठ गए लगातार. नहीं, ऐसा नहीं करना है. मेन मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, वो ज्यादा यूजफुल रहेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए. आइए, एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेटू लोकेटेड किस ओशनिक रीजन में है? ओके, तो ये सदर्न इंडियन ओशन में है. ठीक है, याद रखिएगा. तो
एम्स्टर्डम, साउथ पोल प्लेटू सदर्न इंडियन ओशन में है ना। देखिए ये रहा, ये दिख रहा है आपको इंडिया, ये अफ्रीका, और इंडिया के सामने इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन, राइट। और ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटी एंड द लेक, है ना, नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है, ठीक है, समझिए। बुफेलो एरी करेक्टली मैच है, ठीक है, बफेलो लेक एरी पे लोकेटेड है। डेट्रॉइट सुपीरियर लेक पे लोकेटेड है, ये सही नहीं है। डेट्रॉइट लोकेटेड है लेक एरी में ही, एंड लेक सेंट क्लेयर नॉट ऑन लेक सुपीरियर। मिलवॉके मिचिगन मैच, मिलवॉके इज लोकेटेड ऑन द लेक मिचिगन। टोरंटो ऑन्टेरियो करेक्टली मैच। कौन सा स्टेटमेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में सही है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लैटिट्यूड चेंज स्लाइटली फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो ये इक्वेटर और ये पोल वाला रीजन तो बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड है ना, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, क्या सही है? आपने अभी तक यही पढ़ा था कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है, बट अगर डेप्थ से पढ़ेंगे तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए स्लाइटली डिफरेंस आता है, लैटिट्यूड के डिफरेंस, है ना, डिस्टेंस के बीच। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ये तभी होगा जब आप सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिना डिटेल में पढ़े ये मैक्सिमम जन इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाया गया है 111 किलोमीटर होता है दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस, पर ये गलत है। ओके, स्लाइटली इंक्रीज होता है, ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही स्टेटमेंट है। इफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल दस ड्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर पैरेलल कितना होता है? तो 179 होता है, नहीं, गलत है, एक ही स्टेटमेंट सही है। ये देखिए, समझिए, समझ लीजिएगा, डिस्टेंस जो है ना दो सक्सेसिव लैटिट्यूड के बीच का, है ना, इसको किलोमीटर में मापते हैं, तो स्लाइटली चेंज होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर पे रेडियस सबसे ज्यादा होता है बल्ज के कारण, है ना, इक्वेटर पे रेडियस सबसे ज्यादा होता है और पोल पे रेडियस सबसे कम होता है, तो इस कारण से ही दो लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंस आती है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 को देख लीजिए, आपको भी पता है कि 0 डिग्री, है ना, एक तो इक्वेटर, ओके, देखिए, एक हो गया ये 0 डिग्री, ये इक्वेटर, और यहां से ऊपर जाएंगे तो 90 लेटीट्यूड मिलेगा, 1 से लेके 90, और यहां से 1 से लेके 90, तो 90 90 180, 180 प्लस 181, तो 181 होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या होता है, कैसे रीजन होता है, क्यों ऐसा होता है, सब कुछ यहाँ डाल दिया है, आप एक बार इसे डिटेल में पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। आइए, अरेंज करने बोल रहा है इन सब मेजर एलिमेंट को जो अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे, उनका परसेंटेज ऑफ वेट के हिसाब से, है ना, कौन सा किस वेट के हिसाब से पाया जाता है। जैसे ये देखिए, कैल्शियम 3.6% वेट पाया जाता है अर्थ में, 8.1, 27.7, ऑक्सीजन 46.6, तो कर लीजिए अरेंज, है ना। चलिए आगे, आइलैंड नेशन और टेक्टोनिक प्लेट, कौन सा आइलैंड या नेशन किस टेक्टोनिक प्लेट्स पे पड़ता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो कोमोरोस आइलैंड अफ्रीकन प्लेट, बेफिन आइलैंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, श्रीलंका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंडमान आइलैंड यूरेशियन प्लेट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिचर स्केल के बारे में सही है? रिचर स्केल क्या इंटेंसिटी मापता है? गलत, मैग्नीट्यूड मापता है। रिचर स्केल एनर्जी, अर्थ के अंदर से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है इसको इंडिकेट करता है, देखिए ध्यान से। तो रिचर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करता है, ओके, ना कि इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है अर्थ के अंदर से। इंटेंसिटी मतलब कितना तबाही मच रहा है उस अर्थक्वेक के कारण। तो स्टेटमेंट 2 भी इसके कारण सही हुआ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्लेशियर ट्रॉट के बारे में एकदम सही है? एल्पाइन ग्लेशियर स्ट्रिप वैली ऑफ देयर सॉइल रीग्रॉट एंड सेडिमेंट टू फॉर्म ग्लेशियर ट्रॉट, क्या मतलब है इसका? बहुत ही कंफ्यूजिंग है, वेदर रिलेटेड आ चुके हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। ये जो आपको यू शेप दिख रहा है ना वैली, इसी यू शेप वैली को ही यहाँ पर अल्पाइन ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो और समझेंगे इसको, चिंता मत करिए। देखिए ये जो यू शेप का आपको वैली दिख रहा है ना, यू शेप का, ठीक है, ये क्यों हुआ है? एब्रेशन बाय स्टोन कैरिड बाय ग्लेशियर।
ग्लेशियर अपने साथ जो स्टोन लेके आती है ना, उससे ये यू शेप बना, एक्चुअली था वी शेप, पर ग्लेशियर जो स्टोन लेके आया इससे ये हिस्सा टूट टूट के अभी ये यू शेप में आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए स्टेटमेंट वन देखिए क्या बोला गया। एल्पाइन ग्लेशियर स्ट्रिप वैली ऑफ देयर सॉइल रिग्लॉट एंड सेडिमेंट टू फॉर्म ग्लेशियर ट्रॉट। ग्लेशियर ट्रॉट क्या होता है? ग्लेशियर ट्रॉट यू शेप का वैली, जो मैंने आपको दिखाया था, यू शेप के वैली को ग्लेशियर ट्रॉट बोलते हैं। ओके, तो पहले वी शेप का हुआ करता था, उससे वो यू शेप का हो गया। फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी अल्पाइन ग्लेशियर डिसेंड थ्रू अ वैली, ओके, जो ग्लेशियर जब वैली से नीचे उतरता है तो अपने साथ बहुत सारा वेट वगैरह लेके आता है, साथ में सॉयल, रिग्रॉट, सेडिमेंट सब लेके आता है, और उससे ये यू शेप ग्लेशियर ट्रॉट तैयार होता है। स्टेटमेंट टू, जब भी सी लेवल इज बिलो द फ्लोर ऑफ अ ग्लेशियर ट्रॉट, द सी वाटर एंटर एज आइज फ्रंट रिसीड क्रिएटिंग अ फ्लॉइड। दिख रहा है आपको ये जो दिख रहा है ना, देखिए ये बना, ये ऐसा था नहीं पहले, ठीक है, ऐसा था नहीं, पर ये बना है, इसी को बोलते हैं फ्रॉज। ठीक है, ये नैरो लॉन्ग डीप इनलेट ऑफ सी बिटवीन द हाई क्लिफ क्रिएटेड बाय ग्लेशियर एक्टिविटी। तो ग्लेशियर एक्टिविटी के कारण ये क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये नॉर्वे, न्यूजीलैंड, कनाडा इन सब में पाया जाता है। तो अब आप स्टेटमेंट को देखिए जरा। अल्पाइन ग्लेशियर स्ट्रिप वैली ऑफ द सॉइल रिकॉर्ड, एकदम सही है। व्हेन बी सी लेवल इज बिलो द फ्लोर ऑफ द ग्लेशियर ट्रॉट, द सी वाटर एंटर एज अ आइस फ्रंट रिसीड क्रिएटिंग अ फ्रॉड। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 93, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मिड लैटिट्यूड डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में एकदम सही है? ओके, तो मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट कंसिस्ट लार्जली ऑफ ट्री दैट ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द समर सीजन. Mid latitude deciduous forests are native to eastern North America and western Europe. In Asia, the mid latitude deciduous forests occur as a belt between the boreal forest to the north and steppe land to the south. And beech, hickory and the walnut are common example of tree found in mid latitude deciduous forest. समझिए, mid latitude deciduous forest consists largely of tree that drop their leaves during the summer season. क्या ये बात सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, मिड लैटिट्यूड, ये जो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है ना, मिड लैटिट्यूड मतलब क्या? देखिए, मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होती है जो पोलर और ट्रॉपिकल जोन के बीच में पाया जाए, है ना। यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट नॉर्दर्न अमेरिका का, ये इसका एग्जांपल है ना। मैंने ये पिक्चर तो नहीं डाला है, पर कोई बात नहीं। देखिए, तो दीज फॉरेस्ट आल्सो नोन एज टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। क्या होता है इसमें? फॉरेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड लीव ट्री, ओके, और ये ऑटम के सीजन में अपने पत्ते झड़ा देते हैं, ओके, ताकि ये कोल्ड विंटर में सरवाइव कर सके, क्योंकि उस समय मिट्टी में पानी बहुत कम होती है। ओके, क्लाइमेट क्या होता है? ऐसा फॉरेस्ट में 4 अलग अलग सीजन पाया जाता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। और एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर है यहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, और एनुअल रेनफॉल 75 से 150 सेंटीमीटर यहाँ पर होती है, राइट। सॉयल का बात करें, सॉयल यहाँ का फर्टाइल होती है बहुत ज्यादा। एनिमल एडेप्टेशन भी यहाँ पर पाया जाता है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया यहाँ पाया जाता है। मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट, तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ समझ आ गया होगा, क्या बोला गया था कि मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ लार्जली ट्री दैट ड्रॉप देयर लीव्स ऑन द समर सीजन, नहीं, ऑटम सीजन। ठीक है, इनकरेक्ट। मिड लैटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट आर नेटिव टू ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट यूरोप, सही है। In Asia, mid-latitude deciduous forests occur as a belt between the boreal forest to the north and steppe land to the south, right? Beech, hickory and the walnut are a common example of tree found in the mid-latitude deciduous forest, right? अरेंज करना है इन सब परमानेंट गैसेस को जो एटमॉस्फेयर में होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये मौजूद गैसेस को अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नियॉन का। तो नियॉन गैस अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट एविडेंट अमंग दिस फोर, इन चारों में से। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे कम पाया जाता है क्योंकि इतना हल्का होता है कि ये एटमॉस्फेयर से आगे निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है। जेनॉन का बात करें, बहुत रेयर है, बट हाइड्रोजन से ज्यादा ही पाया जाता है, बट हीलियम और नियॉन से कम। हीलियम सिट बिटवीन नियॉन एंड जेनॉन। ठीक है, तो अभी समझ आ जाएगा आपको। देखिए, नियॉन का बात करें, नियॉन एक केमिकल एलिमेंट है, फॉर्मूला Ni, एटॉमिक नंबर 10, नोबल गैस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है,
इनर्ट है ना, नॉर्मल कंडीशन पे। ग्रुप 18 में पाया जाता है पीरियोडिक टेबल का, विच कंटेन ऑल नोबल गैस सच एज हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन। प्रॉपर्टी क्या है नियॉन का? फिजिकल स्टेट, रूम टेम्परेचर में भी गैस फॉर्म में होता है और हवा से भी हल्का होता है ये, है ना। नियॉन गैस फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इजिली ये कंपाउंड्स वगैरह नहीं बनाता। एविडेंसी 0.0018% पाया जाता है अर्थ के एटमोस्फेयर में इज नियॉन। थ्रू रेयर ऑन अर्थ इट इज अ फिफ्थ मोस्ट एविडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। लाइट एमिशन, है ना, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं नियॉन गैस से तो ये एक रेडिश ऑरेंज कलर का ग्लो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो नियॉन साइन अगर बात करें, नियॉन गैस को मेनली जाना जाता है उस एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए और डेकोरेटिव साइन बोर्ड्स के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। जब भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो ये ट्यूब्स ग्लो होने लगता है विद अ ब्राइट रेडिश ऑरेंज कलर से। तो बहुत सारे शॉप्स इन साइंस को, सिटी लाइट्स, है ना, इन साइन बोर्ड्स में इन्हीं नियॉन का ही यूज किया जाता है ताकि वो चमके, ठीक है। हाई वोल्टेज इंडिकेटर, वैक्यूम, चलिए इसको रहने दीजिए। हाइड्रोजन गैस की अगर बात करें, H2 सिंपलेस्ट, लाइटेस्ट एंड मोस्ट एविडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, है ना। मेनली ये कंपाउंड्स में बाउंड होता है H2O वगैरह में, है ना। तो इसमें से अलग करेंगे तो H2O निकल जाएगा, H2। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक, ओके, जहरीला नहीं है ये। लाइटेस्ट होता है सभी गैसों में से, इसलिए इसका डेंसिटी बहुत कम होता है एयर से, ओके। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा जोड़े में होता है, H2, H अकेला नहीं, H2 फॉर्म में होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, हाईली फ्लेमेबल होता है ना, ब्लू और नियरली इनविजिबल फ्लेम, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, एक्ट एज अ बोथ रिड्यूसिंग एंड लेस कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रूम टेम्परेचर में ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ अनलेस एनर्जी इज सप्लाई। जब तक एनर्जी ना सप्लाई किया जाए तब तक ये रिएक्ट नहीं करता, राइट। इवन इन एटमोस्फेयर ओनली 0.0005% एटमोस्फेयर गैस इज हाइड्रोजन बिकॉज इट इज सो लाइट, है ना। एटमोस्फेयर अर्थ के ग्रेविटी में ये रहता ही नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है, इस कारण से। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, वेदर बलून्स में इसका यूज होता है। हाइड्रोजन का यूज करते हैं हम लोग टू फिल वेदर बलून एज इट इज लाइटर देन एयर एंड अलाउ द बलून टू राइज हाई इनटू एटमोस्फेयर फॉर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। फ्यूल सेल एंड फ्यूचर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी क्लीनली with water as a only byproduct, making it important for green energy. Xenon क्या होता है? Xenon एक केमिकल एलिमेंट है विथ एटॉमिक नंबर 54 बिलोंगिंग टू द नोबल गैस, ठीक है। ये भी पाया जाता है एटमोस्फेयर में अबाउट 1 पार्ट इन 20 मिलियन। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और हैवियर भी होता है एयर के मुकाबले, ठीक है। Xenon का प्रॉपर्टी क्या है तो उसको देख लेते हैं हम लोग। Xenon is very stable and does not react under normal condition. नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करता। इट कैन फॉर्म कंपाउंड विथ हाईली इलेक्ट्रोजेनेटिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, राइट। जेनॉन का यूज हम लोग करते हैं कार हेडलाइट्स में, फोटोग्राफिक फ्लैश लाइट में, है ना, इन सब में यूज करते हैं। आप इसे पढ़िएगा। मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक लाइक सिटी स्कैन, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इसका यूज होता है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 ग्रुप 18 में रहने वाला सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन के बाद, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, ओके। एंड और क्या बात है इसमें, जैसा कि हीलियम यूज कहाँ करते हैं? वेदर बलून और पार्टी बलून्स में, रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट में, एमआरआई मशीन एंड रिसर्च पर्पस के लिए, ठीक है। आइए, द पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी वाइड winds largely depend upon which of the following factor: latitudinal variation of the atmospheric heating, the distribution of continents and ocean, the rotation of earth। तो देखिए, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ठीक है। आपको पता है कि लैटिट्यूड, ये रहा इक्वेटर और ये सारे लैटिट्यूड्स है, और ये अगर सन है तो सन का रे यहां तो सीधा पड़ता है, बाकी सब में स्लैंटिंग पड़ता है, तो हर जगह पर लैटिट्यूडनल वेरिएशन तो है। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग के कारण क्या प्लेनेटरी विंड का पैटर्न डिपेंड करता है? एकदम सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है ना। कोई एरिया है जो समुद्र के पास है तो वहां पर
सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलेगा। जो एरिया नहीं है उसके पास तो वहां नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट ओशन भी पे भी डिपेंड करता है ये। और रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ रोटेट करेगा। ओके, तो उसमें कॉरियलिस फोर्स लगता है। कॉरियलिस फोर्स के कारण अगर एयर इस तरह से आते हैं तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने रास्ते से। ठीक है, कैसे, देखिए ये पूरा प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, तो प्रेशर बेल्ट में आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया इक्वेटर, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। लो प्रेशर मतलब यहां पर लो प्रेशर है, मतलब ये ज्यादा गर्म है ना, हीटेड। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इसके मुकाबले ठंडा, हाई प्रेशर। यहाँ हाई प्रेशर, फिर यहाँ लो प्रेशर, फिर यहाँ हाई प्रेशर। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि विंड इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है कॉरियलिस फोर्स के कारण। ठीक है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जैसे कि दिन के समय लैंड ज्यादा गर्म हो जाती है और पानी ठंडा रह जाती है। और विंड का नेचर क्या है, जो ठंडा है वहां पर हाई प्रेशर, जो गर्म है वहां पर लो प्रेशर। तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। इसको बोलते हैं सी ब्रिज। ओके, रात के समय लैंड ठंडा हो जाती है ना, कोल्ड, और पानी तब तक गर्म हो चुकी होती है, हॉट। तो यहाँ पर है हाई प्रेशर, यहाँ पर है लो प्रेशर। विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलती है, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, और ये कॉरियलिस फोर्स है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइट की तरफ मूवमेंट करती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। ये कॉरियलिस फोर्स के कारण होता है, अर्थ के रोटेशन के कारण ये होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर इज करेक्ट, है ना। एटमोस्फेयर में वाटर वेपर के रिलेटेड कौन सी बात यहां पर सही है, हमें बताना है। इट हैज रोल टू प्ले इन द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। क्या वाटर वेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एटमोस्फेयर में? देखो, अगर एयर में वाटर वेपर ज्यादा हो, ओके, तो अगर एयर में वाटर वेपर ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर वेपर कम है तो क्या होगा, समझिए। देखिए, वाटर वेपर इज अ की फैक्टर इन एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। हाई मॉइस्चर इन द लोअर एटमोस्फेयर इंक्रीजेस द पोटेंशियल फॉर कन्वेक्शन। हाई मॉइस्चर, अगर लोअर एटमोस्फेयर में एयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हुआ तो इससे क्लाउड डेवलपमेंट होगा, स्ट्रॉर्म फॉर्मेशन होगा, तो इससे इनस्टेबिलिटी पैदा हुआ, है ना, बारिश होने लगेगा तो इनस्टेबिलिटी पैदा होने लगा। जब एयर में बहुत कम वाटर वेपर होगा ना तो इससे बहुत ही स्टेबल मूवमेंट बनेगा, बारिश वगैरह नहीं होगा, वेदर भी शांत रहेगा। तो दोनों तरीके से, तो वाटर वेपर एयर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में। इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट अलाउ द अर्थ टू नीदर बिकम टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट ना। तो ये वाटर वेपर अर्थ के एटमोस्फेयर में ब्लैंकेट बना लेती है ताकि अर्थ ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आप पढ़िएगा, क्योंकि वाटर वेपर एक बहुत ही मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है। जो जो सनलाइट अर्थ से टकरा के लौट रही होती है एटमॉस्फेयर में, उसको ये वाटर वेपर ट्रैप कर लेती है और धीरे धीरे करके अर्थ का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ओके, तो फिर अगर वाटर वेपर ना होता तो अर्थ का सरफेस में एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने मिलता। ओके, ज्यादा गर्म दिन के समय, ज्यादा ठंड रात के समय, राइट। 97, which of the following pair reference to world climate type and their characteristics? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, विंटर ड्राई सीजन, सही है या नहीं? ठीक है, तो अब देखिए जरा, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई विंटर ड्राई सीजन होता है ये एकदम स्टेटमेंट सही है। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट विंटर ड्राई सीजन होता है। देखिए, ये सवाना को रिप्रेजेंट करता है, सवाना या ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट को। प्रोनाउंस वेट एंड ड्राई सीजन इसको बोलते हैं।
विंटर ड्राई सीजन, वेट एंड ड्राई सीजन, तो सही है। ऑप्शन 2, मिड लैटिट्यूड स्टीपी इज इक्वल टू मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, तो सही है। स्टेपी क्लाइमेट इज सेमी एरिड क्लाइमेट होता है ना, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स पे पाया जाता है। और ये ड्राई इसलिए होता है क्योंकि रिमोटनेस फ्रॉम ओशनिक मॉइस्चर, यहाँ पे ओशन का मॉइस्चर नहीं होता, तो मतलब बारिश नहीं होता। एग्जांपल यूरेशियन स्टेपी, नॉर्थ अमेरिका, पेरिस, तो दो स्टेटमेंट एकदम सही है यहाँ पर। तीसरा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का मतलब है नो ड्राई सीजन, वार्म समर। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हैव अ वार्म समर with rainfall throughout the year or heavy monsoon summer rain and mid और mild moist winter, right? एकदम राइट है। पर स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। मेराइन वेस्ट कोस्ट नो ड्राई सीजन, सेवरली कोल्ड समर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, मराइन वेस्ट कोस्ट हैज अ माइल्ड नॉट सेवरली कोल्ड समर एंड विंटर ड्यू टू ओशनिक इन्फ्लुएंस विथ प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल प्रिसिपिटेशन रहता है, तो ये ड्राई सीजन सेवरली कोल्ड समर नहीं, सिर्फ कोल्ड समर। ओके, सेवरली नॉट सेवरली कोल्ड समर, ठीक है। नो ड्राई सीजन सही बात है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ बारिश होता है इसके कारण, बट ये वर्ड अगर नहीं होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, बट इसी के चलते स्टेटमेंट गलत, राइट। आइडेंटिफाई करिए क्लाइमेट टाइप बेस्ड ऑन द गिवन बिलो कैरेक्टरिस्टिक। एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लो एंड अराउंड 15 सेंटीमीटर होगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रोनाउंस विंटर एंटी साइक्लोन एज दे आर वीकनिंग इन द समर सेट इन मॉनसून लाइक रिवर्सल ऑफ द विंड इन द रीजन। पोलवर्ड समर टेम्परेचर आर लो, तो ये कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर के अंदर ही आता है, ठीक है। लो एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? एनुअल प्रेसिपिटेशन रेफर टू टोटल अमाउंट ऑफ रेन अ रीजन रिसीव, एक साल में उस रीजन को कितना रेनफॉल रिसीव हो रहा है, यही होता है लो एनुअल प्रेसिपिटेशन। ओके, 15 सेंटीमीटर को यहां पर बहुत ही कम कंसिडर किया गया। 15 सेंटीमीटर इज कंसिडर्ड वेरी लो एंड इज टिपिकल ऑफ एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट, नॉट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। तो आप इन सब स्टेटमेंट को रहने दीजिए, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, एनुअल प्रेसिपिटेशन, टोटल अमाउंट ऑफ रेन, तीनों स्टेटमेंट सूट करती है इसको। कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर, कोल्ड क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का। इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में ये स्टेटमेंट है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज ओवर टाइम स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री बियॉन्ड गुजरात एंड महाराष्ट्र। एकदम ओवर द टाइम ये जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल है, ये गुजरात और महाराष्ट्र से भी आगे बढ़ा, स्प्रेड किया, ओवरऑल इंडिया में स्प्रेड किया। कॉटन टेक्सटाइल के बारे में सही है। रॉ मटेरियल इज नॉट अ वे लूजिंग रॉ मटेरियल। वे लूजिंग का मतलब क्या होता है कि कॉटन में से उसका जो बीज होता है ना, उसको हटाकर ही उसको प्रोसेसिंग में भेजा जाता है, तो इससे वेट लूजिंग नहीं होता। जो इनपुट था उसके तकरीबन तकरीबन आउटपुट मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2 मैंने दिया, आप इसे पढ़िएगा। इंदौर सिटी इन मध्य प्रदेश सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है। तो मालवा प्लेटू में ये इंदौर सिटी सिचुएटेड है, ठीक। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ टाउन इन इंडिया होल्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। सेंसस 2011 के हिसाब से हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन किस टाउन ऑफ क्लासेस में पाया जाता है? क्लास 3 में, कि क्लास 3 क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन में ये पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने क्लासिफिकेशन दे दिया, इजी एक्सप्लेनेशन है, पढ़िएगा, आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। इसका आंसर में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट रहा है, ओके, इसमें कंफ्यूजन रही है, तो भी इसका जो एक अच्छा आंसर होना चाहिए मैंने यहाँ पर दिया है कि इसका 1 एंड 3 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भुवनेश्वर और लखनऊ से ये पास नहीं होता, बाकी दोनों में से थोड़ा बहुत तो टच करता है, ठीक है। 103 मेजर पोर्ट्स के बारे में। दीनदयाल पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ खंबत। कोचिन पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ बेम्बाद कायल। मोरगांव पोर्ट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुआरी एस्चुरी। ये पारादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन द गोदावरी डेल्टा। सिर्फ स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट है, क्योंकि दीनदयाल पोर्ट नॉर्मली गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ के पास लोकेटेड है, ना कि गल्फ ऑफ खंबत में, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबत
फर्दर साउथ है और पोर्ट ऑफ भावनगर इज मोर एसोसिएटेड विद इट। कोचिन पोर्ट सिचुएटेड एट द हेड ऑफ बेम्बनट कैनाकायल। कोचिन पोर्ट लोकेटेड है केरला में एट द नॉर्थ एंड ऑफ द बेम्बनट लेक। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। मोरगांव पोर्ट जो आरी एस्ट्री पे लोकेटेड है, सही है, पर पारादीप पोर्ट महानदी रिवर डेल्टा पे है सिचुएटेड, राइट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमोस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर। एटमोस्फेयर के कारण नेचुरल डिजास्टर इनमें से कौन सा नहीं। देखिए ड्रॉट आता है एटमोस्फेयर के कारण ही आता है, तो ये तो नहीं हो सकता। हेल स्टॉर्म, ओला पड़ना, क्लाइमेट चेंज नेचर के कारण आता है ना। फ्रॉस्ट, बर्फ गिरना, ये भी। पर एवलांचे आता है तब जब हिलस्टोन या मान लीजिए बाढ़ आ जाए तो उसके कारण वो फिर जमीन का टुकड़ा नीचे आ जाता है गिर के, है ना, एवलांचे। तो वो नेचुरल डिजास्टर के अंदर नहीं आएगा, नेचुरल डिजास्टर से पैदा होने वाला एक रीजन है ये एवलांचे, राइट। एनडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कौन सी बातें सही है। 2006 में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसे क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, द इंस्टीट्यूट हैज बीन इंटरेस्टेड टू असिस्ट इन नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मेटेड विद रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये तो एकदम स्टेटमेंट सही है, इसे देखना पड़ेगा। 2006 में ये हुआ था, एकदम 2006 में इसे बनाया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को। 2006 में बनाया गया था, इसको सेटअप किया गया था एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एजुकेशन दिया जा सके। इसका काम होता है कि नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मेशन में ये मदद करे। ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नीलगिरी, सूरत और वगशीर के लिए सही है। क्या ये टाइगर रिजर्व है? नहीं। क्या ये इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन किए कॉम्बिनेंट्स है शिप से? एकदम। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ये नाम है शिप्स के, इंडियन नेवी के फाइटर प्लेन। ये डिफेंस से क्वेश्चन ही आया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, डिफेंस के रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सर्वे कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के थ्रू। सर्वे ऑन सोशल कंजम्पशन, कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे, टेलीकॉम एंड आईसीटी, पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स। देखिए ये पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स को तो किया जाता है, ऑप्शन 3 एंड 4, एनुअल सर्वे ऑफ यूनिक कॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज, राइट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसकंटिन्यूड द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसे डिसकंटिन्यू किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, है ना, दोनों स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है कंटिन्यूएशन ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, अलग से नहीं इसे लॉन्च किया गया अभी तक, तो वो एक साथ ही मर्ज था, है ना, नो लॉन्गर सेपरेशन, सेपरेट एंटिटी के रूप में अभी तक नहीं बनाया गया, अभी तक तो मर्ज में ही रहा है। ठीक है, तो मर्ज में रहा है, अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। लिस्ट मैच करना है आपको, ईयर और ऑर्गेनाइजेशन, कब ये बना और किस ईयर में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है। यूरोपियन यूनियन 1993 में बना। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉपरेशन 1898 में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में। फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द अमेरिका 1994 में। द बुक द आर्ट ऑफ वॉर वॉज रिटन बाय, इसे लिखने वाले कौन थे। तो एक्चुअली में इस बुक के लेकर डिबेट है, इनमें से कोई भी इसके राइटर नहीं है। ठीक है, इसके राइटर है सन त्जू, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हुआ है इंडिया के थ्रू। ऑपरेशन एल्वेजर, स्पाइडर्स वेब, ऑपरेशन एल्वेजिस, बंदर ट्रेडेंट, ये है स्पाइडर वेब, ये इंडिया के नहीं हुआ है ना। स्पाइडर वेब जो है ये यूक्रेन और रशिया के रिलेटेड था, बाकी सब इंडिया के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट अर्नाला और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के बारे में। ठीक है, देख लीजिए, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। इसको इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया इंडिया में। आईएनएस अर्नाला जो कि फर्स्ट वेसल है, इंडिजीनियसली डिजाइन किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। इसको डिजाइन
करने वाला और बनाने वाला कौन है? गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स कोलकाता विथ मोर देन 80% इंडिजीनियस कंटेंट, नेम्ड आफ्टर हिस्टोरिकल अरनाला पोर्ट। ये जो शिप है इसका नाम अरनाला फोर्ट के ऊपर है, लोकेटेड ऑफ वसाई इन महाराष्ट्र, जिसका मतलब है इंडिया रिच मैरीटाइम लेगेसी। नेमिंग ऑनर्स द फोर्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड इट्स लेगेसी इन इंडियन नेवल हिस्ट्री। बिल्ड अंडर अ पीपीपी विथ जीआरएस एंड एलटी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही था। रॉबर्ट्स प्रीवस्ट बिकम द कैथोलिक पोप आफ्टर द डेथ ऑफ पोप। जैसे आपको पता है पोप फ्रांसिस का डेथ हो चुका है, उसके बाद रॉबर्ट प्रेवेस्ट बने हैं कैथोलिक पोप इनके डेथ होने के बाद। तो इनको क्या लुई 15 के नाम से जाना जाता है? स्टेटमेंट गलत है। 2227 कैथोलिक पोप है ये, या ये ड्यूल सिटीजन है यूएस और अमेरिका, मतलब अमेरिका और पेरू के। तो ये स्टेटमेंट सही है, वो गलत है। हम्म तो इनको लियो 15 नहीं, इनको लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये 271 नहीं, ये 267 नंबर के पोप बने हैं, और इनके पास डबल सिटीजनशिप है, यूएसए का भी और पेरू का भी। इनमें से कौन सा डैम, मतलब चिनाब रिवर के ऊपर डैम है, इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? सलाल डैम, अलाल डैम एंड बगलिहाट डैम, ये सबका सब चिनाब रिवर के ऊपर है। बगलिहाट डैम का ग्रेटर हाइट है सलाल डैम के मुकाबले। सलाल डैम इज ऑपरेटेड बाय जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड बगलिहाट डैम इज ऑपरेटेड बाय एनएचपीसी लिमिटेड। फैक्चुअल ओनली स्टेटमेंट 2। देखिए, सलाल डैम, अलाल डैम एंड बगलिहाट डैम, ये सब का सब चेनाब रिवर के ऊपर है। सलाल डैम और बगलिहाट डैम आर इंडीड लोकेटेड ऑन द चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देयर इज नो ऑफिशियल रिकॉर्ड और कंफर्मेशन ऑफ अलाल डैम ऑन द चेनाब रिवर। ठीक है, तो यहां पर अलाल डैम के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो यहां से स्टेटमेंट नंबर 1 गलत होता है। फिर बोल रहा है बगलिहाट डैम हैज अ ग्रेटर हाइट देन सलाल डैम। 143 से इतना मीटर है बगलिया, सलाल डैम 107 है, तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। 3, सलाल डैम इज ऑपरेटेड बाय जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड बगलिया डैम ऑपरेटेड बाय एनएचपीसी लिमिटेड। नहीं, बगलिया डैम को ऑपरेट करता था जेकेपीटीएस, बट आज के समय एनएचपीसी ही चार्ज ले चुका है और मेंटेनेंस वगैरह सबके साथ। ओके, अल्कतराज वाज रिसेंटली न्यूज, किसके बारे में? डिफेंस फोर्ट है ये। इट वाज वंस प्रिजन ऑफ अल्कराज आइलैंड ऑफ अमेरिका। इट वाज वंस ऑक्यूपाइड बाय ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट नोन एज इंडियंस ऑफ ऑल ट्राइब्स। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ये एक डिफेंस फोर्ट था अमेरिका में, है ना। ये प्रिजनर्स, प्रिजन के रूप में इसको यूज करते थे। ठीक है, और इसको एक बार नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर कब्जा भी कर लिया था, जिनको इंडियंस ऑफ ऑल ट्राइब्स बोलते थे। पढ़िएगा इसको। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडियन मिलिट्री आर्सेनल के बारे में सही है? हैमर इज अ वेपन सिस्टम बिल्ड बाय राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। स्कैल्प क्रूज मिसाइल इज आल्सो नोन एज स्टॉर्म शैडो या ब्रह्मोस मिसाइल आर बिल्ड अंडर द जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। हैमर एक वेपन है जो कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए यूज होता है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को बिल्ड किया गया अंडर अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, राइट। आईसीएआर के बारे में रिसेंटली डेवलप वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। जेनोम एडिटेड वैरायटी डीआरआर राइस 100 कमला एंड पूसा डीएसटी राइस 1 हैव बीन डेवलप्ड बाय आईसीआर इन न्यू दिल्ली। DRR Rise 100 based on the Sambha Masuri has a shorter duration of maturity. स्टेटमेंट भी एकदम सही स्टेटमेंट। Which one of the following is a good
टू इवेल्युएट वेयर एन इकोनॉमी स्टैंड इन द फाइनेंशियल ईयर। आज हमारे देश की इकोनॉमी किस जगह पे खड़ी हुई है, लोन का क्या सिचुएशन है देश में, ये कौन सा रेशियो बताता है? ये बताता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एक सिंपल वे है ये पता करने का कि टोटल लोन इकोनॉमी में कितना लिया गया है। अगर लोन ज्यादा लिया गया है तो मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, उससे प्रोडक्टिव चीजों को किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। ठीक है, अगर लोन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है देश में जीडीपी के मामले में, तो इसका मतलब इकोनॉमी अभी बूम में है। पीपल और बिजनेस ज्यादा ज्यादा बोरोविंग कर रही है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और ये सही सिग्नल है। अगर लोन बहुत कम लिया जा रहा है, इसका मतलब लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया है, और इसका मतलब लोगों ने अब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। और बैंक्स भी रन नहीं कर पाएगी अच्छे से। आपको पता है कि बैंक का पूरा ऑपरेशन ही लोन के ऊपर चलता है। अगर लोन ही ना प्रोवाइड किया जाए, लोग लोन लेना ही बंद कर दे, तो बैंक की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बचेगी। तो इट इज अ नॉट अ गुड साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर ऑब्जेक्टिव इज आर करेक्टली मैच? देखिए, यू विन पोर्टल तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नहीं था, ये डिजिटाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन था। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये सही है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉर्पोरेट लैंडस्केप को रीशेप करने के लिए ही किया गया है। सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट is one of the major component of Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Urban Digital Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो ये जो सोशल मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट है, ये दीनदयाल अंत्योदया योजना के अंदर आता है। फाइनली हमने, बहुत लंबा सफर था, हमने इस सफर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ओके, तो एनालिसिस बहुत जरूरी था। अगर आप इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, आपको कितना पढ़ाई करना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि ये लेवल यूपीएससी का, और आप यूपीएससी में फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने कंसेप्ट पर। ओके, और कंसेप्ट को बिल्ड करने का काम हमारा है। ओके, तो अब इसी तरह से बने रहें। हैव अ नाइस डे।